आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। रीढ़ की हड्डी के रोग यानी स्पाइनल कॉर्ड डिजीज के मामले अब तेजी से सामने आने लगे हैं। आप जानते ही हैं कि रीढ़ हमारे शरीर का एक अहम अंग है। गर्दन से लेकर कमर तक अगर कहीं भी दर्द होता है तो घबराहट होती है कि कहीं रीढ़ की हड्डी में कुछ ना हुआ हो। कोविड-19 के बाद से काम करने के तरीके में बदलाव आया है, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बढ़ा है और उसके साथ ही बैठने के हमारे पोस्चर भी बदल गए हैं। ऐसे में रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ गई हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे इसी विषय पर। हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर, आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी हेल्थ से जुड़े हुए सवाल स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से पूछते हैं और कुछ जानकारी, कुछ टिप्स आपके लिए लेकर आते हैं। नमस्कार, हेलो डॉक्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंजुम शर्मा और आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे क्या होते हैं स्पाइन संबंधी रोग, कैसे होती है इनकी पहचान और कैसे रोजमर्रा के जीवन में स्पाइन का ख्याल रखा जा सकता है। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर सौरभ रावल। डॉक्टर सौरभ रावल जेपी अस्पताल में सीनियर कंसल्टेंट हैं और फिर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से स्पाइन रिलेटेड स्टडीज पर स्पेशलाइजेशन हासिल की। डॉक्टर रावल, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो डॉक्टर के इस अंक में। पहली बार आप इस कार्यक्रम में आ रहे हैं तो आपका विशेष तौर पर स्वागत। थैंक यू सो मच अंजुम, धन्यवाद आपका। डॉक्टर रावल, बहुत बेसिक सवाल मैं पूछूंगा आपसे। स्पाइनल कॉर्ड की आज हम बात कर रहे हैं, स्पाइन संबंधी डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं। क्या होती हैं रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई समस्याएं? देखिए, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई समस्याएं जो हैं उसको समझने के लिए आई थिंक सबसे बेसिक जो चीज समझने की जो आवश्यकता है वो ये है कि रीढ़ की हड्डी एक हड्डी नहीं होती है, उसमें काफी सारी हड्डियां होती हैं, या नाम मतलब गिनती करके बोलो तो 33 हड्डियां होती हैं और हर हड्डी के बीच में एक डिस्क या गद्दी रहती है जो कि एक शॉक अब्जॉर्बर का काम करती है। और ये हड्डी जो है, रीढ़ की हड्डी जो है, इसके बीच में से हमारी स्पाइनल कॉर्ड निकलती है जो कि जैसा कि आमतौर पर लोग जानते हैं कि ब्रेन को हमारे हाथों और पैरों से जोड़ती है। तो यदि स्पाइनल कॉर्ड में या उससे निकलने वाली नसों में कोई दिक्कत आए तो उसकी वजह से पेशेंट को पैरों में दर्द या सायाटिका का दर्द या हाथों पैरों में सुन्नपन, झंझनाहट या फिर पैरालिसिस तक का लक्षण हो सकता है। सो बेसिकली सबसे कॉमन कारण जो है इस तरह की परेशानियों का वो डिस्क या गद्दी की परेशानियां होती हैं, जिसको आमतौर पर स्लिप डिस्क कहा जाता है, जिसकी वजह से सबसे कॉमन होने वाली बीमारी होती है सायाटिका या नस दबने की वजह से पैर में एकदम शूटिंग या इलेक्ट्रिसिटी जैसा दर्द जाना जिसको बोला जाता है। उसके अलावा और दूसरी परेशानियां हो सकती हैं, स्पाइन में कोई फ्रैक्चर होने के वजह से, हड्डियां कमजोर होने के वजह से, टीबी के इन्फेक्शन के वजह से या स्पाइन में कोई कैंसर वगैरह होने की वजह से भी लोगों को परेशानियां हो सकती हैं। ठीक है, यानी इस समस्या की शुरुआत जितना मैं आपकी बात से समझ पा रहा हूँ वो होती है कि आप कि बैठने का पोस्चर कैसा है या फिर आप किस तरीके से अपना लाइफस्टाइल बैठने का, उठने का ये अपनाते हैं। ठीक, हाँ जी। सो जो आमतौर पे 90% लोगों को जो गर्दन में दर्द या बैक पेन रहता है उसका कारण स्पॉन्डिलोसिस या डिस्क की परेशानी से जुड़ा होता है, जिसमें एक अहम हिस्सा हमारे पोस्चर का, एक्सरसाइजेस का, विटामिन डी के एक्सपोजर का और आमतौर पे हमारी जीवन शैली का रहता है, जिसकी वजह से ये परेशानियां जो हैं वो बढ़ सकती हैं लोगों में। तो डॉक्टर रावल, आज के टाइम पर कोविड के बाद की सिचुएशन जो आई है हमारे सामने, उसमें वर्क फ्रॉम होम बहुत ज़्यादा हो रहा है। लोग घर पर घंटों बैठे काम कर रहे हैं। पहले ऑफिस में थोड़ा बहुत जो चलते थे, मुझे लगता है, मैं चूँकि खुद घर से काम कर रहा हूँ और आप सुबह से रात हो जाती है आपको काम करते करते, आप एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं। इसका कितना असर है कि आप एक ही पोस्चर में बैठे हैं और आपके पास उस तरह की सुविधा भी कई लोगों के पास नहीं है कि स्पाइन वाली जो कुर्सियां आती हैं आप उससे सटा कर खुद को बैठें। मतलब मैं जानना चाहता हूं कि आपके बैठने का आपके स्पाइन पर क्या असर पड़ता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात बोली अंजुम। एक्चुअली आजकल हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स इन परेशानियों के साथ आ रहे हैं, जिसके मुख्य कारण यही है कि जो थोड़ी बहुत मूवमेंट होती थी लोगों में, आजकल वैसे ही हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई है कि दिन में लोगों को काफी समय बैठ के काम करना पड़ता है। और अब जो जितना थोड़ी बहुत मूवमेंट होनी थी जाने आने में, ऑफिस तक जाने में, ऑफिस में कुछ काम से चलने में, वो भी सब खत्म हो गई है क्योंकि लोग बिल्कुल घर पे ही लॉकडाउन हो गए हैं। और ऑन टॉप ऑफ दैट जो बिल्कुल उस परेशानी को और ज्यादा एग्रेवेट कर रहा है वो ये है कि लोगों के पास घर में सही
तरह की चेयर, सही तरह का टेबल नहीं है। लोग हैं अपने बेड पे ही बैठ के काम कर रहे हैं, कोई सोफे पे बैठ के काम कर रहा है, कोई जमीन पे बैठ के काम कर रहा है। तो उन सब की वजह से ये परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तो ये दिक्कतें आजकल लोगों को काफी कॉमनली आ रही हैं और इसकी वजह से इस चीज के लोग हमारे पास बहुत ज्यादा आ रहे हैं जो घर पे काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर पे प्रॉपर कुर्सी नहीं है, टेबल नहीं है, जिसकी वजह से ये परेशानी लोगों में काफी ज्यादा बढ़ रही है आज की डेट में। इसका समाधान क्या है? मतलब आप फिर कैसे बैठें, या फिर आप बीच बीच में किस तरह के पोस्चर्स आपको अपनाने चाहिए डॉक्टर रावल? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं कहूंगा वो ये है कि आदमी को अपना पोस्चर ना रूटीनली चेंज करते रहना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि हम एक पर्टिकुलर पोस्चर में बैठ गए हैं तो हम घंटों उसी पोस्चर में बैठ के काम करते रहें। माने हमारा सजेशन ये रहता है इन लोगों को कि हर 30 से 40 मिनट में आप अपना पोस्चर चेंज करिए। कि भले 2 मिनट के लिए खड़े होके, मतलब अगर आप ऑफिस में हैं तो 2 मिनट के लिए थोड़ा टहल आइए, या 2 मिनट के लिए खड़े होके काम कर लीजिए। घर में तो इस चीज की फ्लेक्सिबिलिटी है ही कि हम लोग जैसे चाहें हम काम कर सकते हैं, कि मतलब अपने पोस्चर को चेंज करते रहें। बाकी वर्किंग स्टेशन अपना बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगर पॉसिबल है लोगों के लिए तो मतलब आइडियली अपनी चेयर ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें थोड़ा बैक सपोर्ट हो, प्रेफरेबली आपके हाथों के लिए भी सपोर्ट हो, प्रेफरेबली हेड के लिए भी सपोर्ट हो, कि जिसमें आप कंफर्टेबली बैठ पाएं। आपके जो लैपटॉप या कंप्यूटर है वो ऐसे लेवल पे होना चाहिए कि आपकी गर्दन बहुत ज्यादा झुकी ना हो, यानी कि आपके आई लेवल से आपका स्क्रीन जो है वो मैच होना चाहिए। उसके अलावा जो कीबोर्ड है आपका वो बहुत ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, मतलब आपके हाथों के कंफर्टेबल डिस्टेंस में होना चाहिए कि आपको हाथ स्ट्रेच आउट ना करने पड़े। और बैठते वक्त आप अपने कुर्सी के सामने एक छोटा सा स्टूल रख सकते हैं, जिससे कि आपके पैरों को थोड़ा सा कंफर्ट मिल जाए, कि आपके जो नीज हैं, आपके जो घुटने हैं वो आपके हिप्स के लेवल पे आ जाए, ना कि नीचे की तरफ रहें, क्योंकि नीचे रहते हैं तो उनसे आपके स्पाइन पे ज्यादा जोर पड़ता है। तो ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे कि आप एक अपने स्पाइन को कंफर्टेबल पोजीशन में रख सकते हैं। बट आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपना पोस्चर बदलते रहें, क्योंकि एक पोस्चर में अगर आपका स्पाइन बहुत देर तक रहता है तो वो कहीं ना कहीं आपके डिस्क को, आपकी गद्दियों को डैमेज करता है, जिसकी वजह से आगे चल के लोगों को दिक्कत होती है। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि लोग एक्सरसाइज करते रहें, कि व्यायाम करें अपने स्पाइन को तंदुरुस्त रखने के लिए, गर्दन के व्यायाम करें, कमर के व्यायाम करें, जिससे कि उनको इस तरह की परेशानियां ना हो। डॉक्टर रावल, ये बात तो ठीक है जो आपने बताई कि आप स्क्रीन को मैच करें अपनी आँखों से और कीबोर्ड पास रखें। लैपटॉप पे अगर काम कर रहे हैं तो समझ में आता है, लेकिन क्या करेंगे जब आप मोबाइल पर काम कर रहे हैं और दिन भर मोबाइल में हैं और आपकी गर्दन नीचे झुकी हुई है और आप उसमें टाइप कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो आप सिर झुकाए बस चले जा रहे हैं, तब क्या करें? देखिए, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल दी अंजुम जी। सो बेसिकली ये जो पहले हम बात कर रहे थे मेनली कमर के लिए, वो इम्पोर्टेंट थी। और उतना ही इम्पोर्टेंट है कि आजकल जो लोग मोबाइल इतना इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लॉकडाउन के वजह से, कुछ लोगों को वैसे ही आजकल इतनी जीवन शैली में आदत पड़ गई है मोबाइल पे लगे रहने की। आप किसी भी लिफ्ट में घुसे तो देखेंगे 4 लोग खड़े हैं तो चारों लोग गर्दन झुका के उसी मोबाइल में लगे हुए हैं पूरे समय के लिए। तो उसकी वजह से लोगों को गर्दन का पेन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इस चीज को हम लोगों ने मतलब मेडिकल उसमें एक नाम भी दिया है, इसको हम लोग टेक्स्ट नेक सिंड्रोम का नाम देते हैं, कि मोबाइल पे टेक्सटिंग के वक्त गर्दन का जो पोस्चर होता है उसकी वजह से गर्दन की मसल्स के ऊपर बहुत खराब असर पड़ता है, जिसकी वजह से लोगों को काफी ज्यादा दर्द रहने लगा है गर्दन में। तो इस चीज से प्रिवेंशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो है कि मोबाइल के यूज को कहीं ना कहीं पे आदमी को लिमिट करने की जरूरत है। ये नहीं कि आप मतलब दिन में मतलब 6 घंटे मोबाइल के ऊपर बिता रहे हैं, मतलब डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे आपको अपना मोबाइल टाइम जो है, स्क्रीन टाइम जो है, वो अपने आंखों के लिए भी और अपनी गर्दन के लिए भी और अदरवाइज भी आपके मतलब साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए, आपकी फैमिली के लिए बहुत जरूरी है कि आप कहीं ना कहीं कट करें। उसके अलावा दूसरी चीज ये है कि जब आप मोबाइल का इस्तेमाल भी करें तो भी इस चीज का ध्यान रखें कि गर्दन एक पर्टिकुलर पोस्चर में बहुत लंबे समय तक नहीं रहेगी। मतलब हर 10-15 मिनट में आप अपने गर्दन को थोड़ा सा रिलैक्स करें, मूव करें, सारे डायरेक्शंस में स्ट्रेच आउट करें। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप रेगुलर एक्सरसाइजेस करें, कि गर्दन की एक्सरसाइजेस करें, जिनको हम आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइजेस बोलते हैं, जिससे कि आपकी नेक की गर्दन की मसल स्ट्रांग हो, जिससे कि लोगों को इस तरह का दर्द ना हो। जी, क्या ये जो आपने बातें कही डॉक्टर रावल, ये उन प्रोफेशंस वालों पर भी लागू होती हैं जिनको बहुत देर तक अपने प्रोफेशन में खड़े रहना होता है? देखो, ये सारी बातें खड़े रहने वालों के लिए भी लागू होती हैं, बट मेनली जिनको सिटिंग जॉब्स हैं उनको ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है, क्योंकि खड़े रहने में हमारे बैक की मसल्स जो हैं, खड़े होने में स्पाइन के ऊपर उतना खराब असर नहीं पड़ता है जितना कि बैठ के असर पड़ता है। क्योंकि बैठने वाली जो पोजीशन है, सिटिंग पोजीशन जो है, वो सबसे खराब है आपकी डिस्क के लिए, क्योंकि उसमें आपकी डिस्क के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर आता है और आपकी डिस्क सबसे ज्यादा इंजरी प्रोन हो जाती है, कि इंजरी का चांस सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। जिन लोग की खड़े होने की जॉब्स हैं
उसमें डिस्क के ऊपर इतना खराब असर नहीं आता है एक्चुअली। लेकिन फिर भी उनको ये चीज का ध्यान रखना चाहिए कि एक पर्टिकुलर पोस्चर बहुत लंबे समय तक ना रहे। अगर वो खड़े भी रहते हैं ज्यादा देर के लिए तो अपना पोस्चर बदलते रहें या थोड़ी बहुत मूवमेंट करते रहें। बैठने की बात होगी, खड़े होने की बात होगी, मुझे लगता है कि एक बार सोने वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेना चाहिए कि हाँ, जब आपके सोने के पोस्चर से भी आपकी स्पाइन पर असर पड़ता है। आप कई बार उल्टा पेट के बल सो जाते हैं, कई बार आप 2 तकिए लगा के सोते हैं, कई लोगों को आदत होती है, कई लोगों को एकदम तकिया पिलो लगाने की आदत नहीं होती है, तो उससे भी असर पड़ता है क्या? अंजुम जी, आपने बिल्कुल सही डायरेक्शन में सवाल पूछा। सो बेसिकली रिसर्च ये कहती है कि सोने के पोस्चर से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इनफैक्ट सोना एक ऐसी पोजीशन है जिसमें आपकी स्पाइन के ऊपर बिल्कुल लोड नहीं आता है, क्योंकि आपके शरीर का वजन आपकी स्पाइन से खत्म हो जाता है, ऑफ लोड हो जाता है। तो आप जिस भी पोजीशन में जो कंफर्टेबल पोजीशन है आप उसमें सो सकते हैं। कोई एक ऐसी पर्टिकुलर पोजीशन नहीं है जिसको कि हम बोलें कि भाई सब लोगों को इस पोजीशन में सोना चाहिए। हर एक इंसान को अलग अलग पोजीशन में सोने की आदत होती है और मेरे हिसाब से उस आदत को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रिसर्च ने ये दिखाया कि सोने की पोजीशन से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, मैट्रेस का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं जो पूछते हैं कि मैट्रेस का कितना रोल है हमारे दर्द में, किस तरह से हम मैट्रेस को चेंज करें, डॉक्टर साहब आप बताइए कौन सा मैट्रेस खरीदें। सो उनको मेरा यही सजेशन रहता है कि मैट्रेस जो होती है वो फर्म होनी चाहिए, यानी कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए, अंदर फंस जाए, है ना, और ऐसा भी हार्ड नहीं होनी चाहिए कि ऐसा नहीं, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हम तो जमीन पे सोने लग गए हमें कमर में दर्द होता है, या हम तखत पे सोने लग गए हमें कमर में दर्द होता है, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। आपकी मैट्रेस जो होती है फर्म होनी चाहिए कि आपकी बॉडी का वेट जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए आपकी पूरे बॉडी के ऊपर, ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो जो नॉर्मल आमतौर पर मार्केट में मैट्रेसेस आज की डेट में अवेलेबल हैं वो सारी मैट्रेस पर्याप्त होती हैं, एडिक्वेट होती हैं। अगर आप स्पेसिफिकली लेने जाएं तो आप मेमोरी फोम का मैट्रेस ले सकते हैं, वो अच्छे से वो रिकमेंडेड रहता है जिन लोगों को कमर की परेशानी है। वैसे मेमोरी फोम का मैट्रेस लेने जाए तो वो थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, बट काफी हाइब्रिड मैट्रेसेस अवेलेबल हैं जिसमें ऊपर मेमोरी फोम का लेयर रहता है, नीचे नॉर्मल मैट्रेस रहता है, जो कि काफी कंफर्टेबल रहता है लोगों के लिए। तो नॉर्मली अगर किसी को मैट्रेस चेंज करना है या उसको ऐसा लगता है कि मैट्रेस की वजह से ही उसको दर्द हो रहा है, सुबह उठने में ज्यादा दर्द हो रहा है, तो वो मैट्रेस अपना जो है वो मेमोरी फोम का हाइब्रिड मैट्रेस ले सकते हैं कमर के दर्द को प्रिवेंशन के लिए। ठीक है डॉक्टर रावल, एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि मान लीजिए मैं कल बहुत काम कर रहा था और मुझे थकान हो गई, इस वजह से मेरी पीठ में दर्द हो गया हो, या फिर मैं बहुत देर तक बैठा था इस वजह से दर्द हो गया हो, लेकिन मुझे ये कैसे पता लगे, यानी वो कौन सा मोमेंट होना चाहिए जब मुझे स्ट्राइक करे कि नहीं ये जो समस्या हो रही है ये स्पाइन से रिलेटेड समस्या है और अब मुझे सीरियस होकर डॉक्टर को दिखाना चाहिए? क्योंकि एक होता है कि आपको सामान्य दर्द है, आप एक दवा खा रहे हैं शायद वो ठीक हो जाए, वो शायद स्पाइनल कॉर्ड का बहुत सीरियस दर्द ना हो, लेकिन एक होता है आपको उसी समय चौकन्ना हो जाना चाहिए कि नहीं अब मुझे डॉक्टर के पास जाना है। आपने बिल्कुल सही कहा अंजुम। सो हम मतलब नॉर्मली ऐसा हम लोगों को बताते हैं या मानते हैं कि शायद ही आपको दुनिया में ऐसा कोई आदमी मिले जिसको कभी स्पाइन में कोई दर्द ना हुआ हो, क्योंकि ये स्पाइन में दर्द इतना कॉमन प्रॉब्लम है। तो आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि कब हम चौकन्ने हो जाएं और कब हम डॉक्टर को दिखाने के लिए जाएं। तो इसको हम लोग हमारी भाषा में रेड फ्लैग्स कहते हैं कि जब आपको इनमें से कोई भी लक्षण नजर आए या रेड फ्लैग साइन नजर आए तो आप तुरंत डॉक्टर को संपर्क करिए। तो ये रेड फ्लैग साइंस जो है ये है कि यदि आपका दर्द 6 हफ्ते से अधिक हो गया है, कि आपने 6 हफ्ते हो गए दर्द रहते हुए, आपने दवाइयां ले ली, फिजियोथेरेपी ले ली, बट आपको अभी तक आराम नहीं पहुंचा है, तो आप जरूर डॉक्टर को दिखाइए। या फिर आपका दर्द रात को आ रहा है कि आपको रात को नींद खुल रही है इसके वजह से कि रात को दर्द बढ़ जाता है, दिन भर जब तक चलते रहते हैं तब तक तो इतना दर्द नहीं रहता है, तो इन दैट केस आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यदि साथ में आपको फीवर हो रहा है, बुखार आ रहा है, वजन कम हो रहा है, भूख सही से नहीं लग रही है, तो ये एक रेड फ्लैग साइन है कि आपको डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपको ऐसा दर्द आ रहा है कि जिसकी वजह से आपके हाथों या पैरों में सुनपन, झंझनाहट हो रही है, तो ये एक नस दबने का साइन है जिसमें आपको जरूर डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। या फिर यदि आपके हाथ या पैर में कमजोरी डेवलप हो रही है या पैरालिसिस डेवलप हो रहा है, कि जो लोगों की चलने की क्षमता कम हो रही है, बैलेंस की क्षमता कम हो रही है, हाथों पैरों से काम करने की क्षमता कम हो रही है, कि अगर एग्जांपल दूं मैं तो कि कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हम हाथ से बटन नहीं लगा पाते या हाथ से बारीक काम नहीं कर पाते, कि रोटी की ग्रही नहीं तोड़ पाते, या लेडीज बोलती हैं हम फल सब्जी नहीं कट कर पाते, या कुछ लोग बोलते हैं भी हम पैसे नहीं गिन पाते या बैंक में साइन नहीं कर पाते। तो ये सब लक्षण है कि आपके हाथों के ऊपर से आपका कंट्रोल खत्म हो रहा है। तो इन दैट केस आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए।
और लास्टली एक रेड फ्लैग साइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यदि आपके यूरिन को, पेशाब को रोकने की क्षमता कम हो जाए, कि यूरिन लीक हो जाए, आपको पता ना पड़े, कपड़े में यूरिन निकल जाए, या आप लैट्रिन को रोक ना पाए कि लैट्रिन लीक हो जाए, निकल ना पाए, या बहुत दिनों तक आपको लैट्रिन नहीं आ रही है, या यूरिन चाहने पे भी नहीं कर पा रहे हैं और मतलब कैथेटर वगैरह डालने की नौबत आ रही है, तो ये सारे खराब लक्षण हैं जिसमें कि, और साथ में स्पाइन का दर्द है तो तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये गंभीर परेशानी हो सकती है कोई ना कोई। ठीक है डॉक्टर रावल, बहुत विस्तार से आप हमको यहाँ पर बता रहे हैं कि क्या क्या स्पाइन से रिलेटेड समस्याएं होती हैं और कब आप उनको पहचान सकते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, लौटेंगे तो बात करेंगे क्या उम्र से भी स्पाइन की समस्या का कोई संबंध होता है और क्या है इन सब का इलाज। सुनते रहिए आज तक रेडियो। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे, उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन, तो उसे उंगली से जरा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई पर खबर से आगे की बात क्या है उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। हेलो डॉक्टर, आप सुन रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं स्पाइन से संबंधित समस्याओं की, यानी रीढ़ से संबंधित जो रोग होते हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर सौरभ रावल हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं जेपी हॉस्पिटल में। डॉक्टर रावल, ब्रेक पर जाने से पहले आप बता रहे थे कि वो कौन से मोमेंट्स हैं जहाँ पर आपको सतर्क हो जाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मेरा सवाल है, क्या उम्र से भी कोई संबंध होता है कि भाई आप इस उम्र में हैं तभी आपको स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, या फिर बचपन से लेकर और बुढ़ापे तक कभी भी ये समस्या आ सकती है? देखिए, उम्र का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि किस तरह की प्रॉब्लम आपको होती है। आई थिंक ऐसी कोई उम्र नहीं है जिसमें कि स्पाइन की प्रॉब्लम नहीं हो सकती, बट एट द सेम टाइम जनरली स्पीकिंग 18 साल से पहले लोगों को डिस्क रिलेटेड समस्याएं नहीं आती हैं। तो यदि कोई 18 साल से कम उम्र का आदमी यदि अगर उस कमर के दर्द से हमारे पास आए तो हम थोड़े चौकन्ने हो जाते हैं। इनफैक्ट वो एक तरह का रेड फ्लैग साइन है हमारे लिए कि भाई इतने कम उम्र के आदमी को क्यों इस तरह से स्पाइन की परेशानी हो रही है। अदरवाइज जनरली 20 से 40 साल की उम्र के बीच में लोगों को ज्यादातर जो दर्द होता है वो मैकेनिकल बैक पेन, यानी कि बिना रेड फ्लैग साइंस का गर्दन में दर्द, बैक पेन ये होता है, जो कि ज्यादातर एक्सरसाइजेस से, फिजियोथेरेपी से, नॉर्मल पेन किलर वगैरह से ठीक हो जाता है। और जनरली स्लिप डिस्क वगैरह की समस्या इस उम्र में कॉमन रहती है। जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है तो एज रिलेटेड स्पॉन्डिलोसिस या एज रिलेटेड आर्थराइटिस वाली परेशानियां लोगों को बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से नस वगैरह दबने की परेशानियां लोगों में ज्यादा होने लगती है। और 60 प्लस की एज में ज्यादातर लेडीज में मीनोपॉज के बाद में ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या आने लगती है, जिसकी वजह से रिस्क होता है कि लोगों के स्पाइन में और हिप्स में, कूलों में फ्रैक्चर हो सकते हैं, माइनर चोट लगने की वजह से, घर पे फिसल जाने की वजह से, या कभी कभी बिना चोट लगने की वजह से भी, जिसकी वजह से स्पाइन में मेजर परेशानी हो सकती है लोगों को। तो उम्र का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि किस तरह की परेशानी आपको हो सकती है। लेकिन कई बार जो लोग एकदम वृद्धावस्था में होते हैं, एकदम बुढ़ापे में होते हैं, उनकी कमर जो है एकदम झुकी होती है, वो स्थिति क्यों आती है डॉक्टर, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, वृद्धावस्था में जो ये स्थिति आती है आगे तरफ झुकने की, वो जैसा मैंने अभी बोला कि ऑस्टियोपोरोसिस उसका एक इम्पॉर्टेंट रीजन रहता है। ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से हड्डियों में आगे के तरफ झुकाव आ जाता है। हर एक हड्डी में थोड़ा थोड़ा झुकाव आने की वजह से पूरी रीढ़ की हड्डी में आप जब देखते हैं तो काफी ज्यादा झुकाव नजर आता है। उसके अलावा लोगों को फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। जब इस तरह का फ्रैक्चर रीढ़ की हड्डी में होता है तो भी हड्डी जब जुड़ती है तो आगे की तरफ झुक के जुड़ती है, जिसको हम लोग ऑस्टियोपोरोटिक कोलैप्स
या वेज कंप्रेशन का नाम देते हैं, जिसकी वजह से जो पूरा रीढ़ की हड्डी में जो झुकाव आता है उसको हम काइफोसिस का नाम देते हैं। जो हड्डी पूरी आगे तरफ लोगों की झुकी हुई होती है, ओल्ड एज में खासतौर पे लेडीज में आप देखेंगे कि ये परेशानी जो है महिलाओं में ज्यादा होती है, क्योंकि मेनोपॉज के बाद ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क उनमें ज्यादा होता है। तो मेनली कंट्रीब्यूशन जो है इसका मेन रीजन जो है, मुख्य रीजन जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस है, और दूसरा रीजन जो है कि एज के साथ में लोगों की मसल्स थोड़ी वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो हमारी मसल्स होती हैं स्पाइन को सीधा रखने वाली, वो कमजोर हो जाती हैं, जिसकी वजह से स्पाइन का आगे की तरफ झुकाव हो जाता है। ठीक है डॉक्टर रावल, मेरा अंतिम सवाल आपसे, अपनी रीढ़ की हड्डी को हेल्दी कैसे रखें? क्या हैं इसके ऐसे इलाज कि आपको डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े और आप अपनी रीढ़ की हड्डी को एकदम स्वस्थ रख सकें? बिल्कुल। सो आई थिंक इसके जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट तरीके हैं, सबसे मुख्य तरीके हैं जिससे कि हम अपनी रीढ़ की हड्डी को हेल्दी रख सकें। एक सबसे पहला तो है कि अपने को अपना वजन कम रखना चाहिए। मोटापा आज की डेट में अपने आप में एक बहुत खराब बीमारी है, जो कि स्पाइन के दर्द से बिल्कुल डायरेक्टली रिलेटेड है, कि जितना ज्यादा आपका वजन होगा उतना ज्यादा आपकी कमर के ऊपर वजन आएगा, जिसकी वजह से आपको डिस्क की परेशानी, स्लिप डिस्क की परेशानी, स्पाइन में आर्थराइटिस की परेशानी ज्यादा आएगी ही आएगी। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट तो है कि हम अपना खान पान सही रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, रेगुलर वॉक करें, जिससे कि हम अपने वजन को कंट्रोल में रखें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग अपनी जीवन शैली में एक्सरसाइजेस खूब करें, स्पाइन की, गर्दन की, जिससे हम अपनी गर्दन को फिट रखें, गर्दन की मसल्स को फिट रखें, कमर की मसल्स को फिट रखें, जिसमें कि योगा अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है इसको मेंटेन करने का। तो मतलब बहुत सारे लोग हैं जो मतलब योगा करते हैं, योगा के आसन करते हैं, जो कि स्पाइन के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। और इवन अदरवाइज अगर आप योगा नहीं भी करते हैं तो भी आप गर्दन की, कमर की एक्सरसाइजेस करें, जिससे कि आप अपनी कमर को फिट रखें। बाकी इनके अलावा जो और कारण हैं जिससे कि हम अपने स्पाइन का ध्यान रख सकते हैं, एक तो अपने को अपना पोस्चर सही रखना चाहिए, जैसा हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी। मोबाइल का इस्तेमाल कट डाउन करना चाहिए। उसके अलावा जो चीजें हैं ये है कि अपने को एडिक्वेट अमाउंट में विटामिन डी लेना चाहिए, क्योंकि अपना हिंदुस्तान में मतलब स्पेशली मेट्रो सिटीज में पोल्यूशन इतना ज्यादा है कि जिन लोग का धूप में एक्सपोजर होता भी है उनको भी अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो पहुंच नहीं पाती पोल्यूशन की वजह से। तो थोड़ा सा विटामिन डी सप्लीमेंटेशन ले लेना चाहिए कि आपका विटामिन डी लेवल नॉर्मल रहे। उसके अलावा स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्मोकिंग भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो लोगों को पता नहीं होता है कि स्मोकिंग की वजह से भी लोगों को स्पाइन की परेशानियां आती हैं, स्पॉन्डिलोसिस होता है लोगों को। तो ये सारी चीजें हैं जो अपने को ध्यान रखना चाहिए, जो हमने पहले बातें करी हैं और जो अभी मैंने बताई, कि ये सारी चीजों से हम अपने स्पाइन को फिट रख सकते हैं, जिससे हमें स्पाइन की कोई मेजर परेशानी ऐसी ना हो। ठीक है डॉक्टर रावल, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत विस्तार से बताया क्या होती हैं रीढ़ की समस्याएं, कैसे उनका इलाज करें, और वर्क फ्रॉम होम के बढ़ते कल्चर के बीच में आप कैसे घर पे काम करें कि आपकी रीढ़ की हड्डी पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। मेंटली प्रेशर पड़ रहा है ठीक है, लेकिन मेंटल के साथ साथ आप अपनी रीढ़ की हड्डी को कैसे बचाएं, आपने बखूबी समझाया। आपने हमारे लिए समय निकाला, हमसे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद अंजुम, धन्यवाद। तो ये था आज का हेलो डॉक्टर, जिसमें हमने बात की स्पाइन संबंधी रोगों के बारे में। आपको हमारा ये अंक कैसा लगा? आप अपना फीडबैक हमें ईमेल ज़रूर करें। हमारा ईमेल पता है radio@aajtak.com। यदि आप भी डॉक्टर से कोई सवाल पूछना चाहते हैं या चाहते हैं कि हम उस विषय पर डॉक्टर से चर्चा करें, तो वो भी हमें अपने नाम और पते के साथ ईमेल करें। हमारा ईमेल पता वही है radio@aajtak.com। अगले मंगलवार फिर से हाजिर होंगे आपकी हेल्थ से जुड़े नए सवालों और उनके जवाबों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी अंजुम शर्मा को इजाज़त दीजिए और अपनी सेहत का खूब ख्याल रखिए। नमस्कार। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।